नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के अपराध से जुड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के सीएलपी लीडर दोनों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के अंदर अपराध कंट्रोल में नहीं है। यह नया आरोप नहीं है, इससे पहले विधानसभा हो चाहे दूसरी जगह हो, ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान सरकार के वक्त सरकार मस्त है और अपराधी भी मस्त हैं, हौसले पस्त नहीं हो पा रहे हैं। और एक बड़ा स्लोगन दिया था कि अब नहीं सहेगा राजस्थान अपराध को लेकर के। क्या अब सहेगा राजस्थान? टीकाराम जूली ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का और भाजपा का कहना है कि पूरा ग्रह से ग्रसित है कांग्रेस। खुद के वक्त की घटना है जो खुल भी नहीं पाती थी, लेकिन आज अपराध भी हो रहा है तो तुरंत उसका खुलना, गंभीर अपराधियों को हवालात में पहुंचाना, ये सरकार का मनोबल बढ़ाने का एक, यूँ कहूँ कि जो कार्रवाई होती है उससे। पुलिस फ्री हैंड है, अपना काम कर रही है। पहले पुलिस पिट के आती थी लेकिन आज नहीं आती। ये कांग्रेस का कहना है और बीजेपी का कहना है, दोनों का अपना अपना है। खैर चलिए, हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, संदीप कलवानिया जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, अशोक सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अपराध को लेकर क्या लगता है आपको कि अपराध कोई सरकार पूर्ण विराम लगा सकती है या नहीं लगा सकती? उस पर कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, या यूं कहें कि देखिए अपराध तो होंगे, खारिज नहीं किए जा सकते, लेकिन हाँ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं? या फिर अपराध पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह की रूपरेखा बनानी चाहिए कि वाकई अपराध बहुत गंभीर मुद्दा है तो उसका निस्तारण समाज में कैसे हो सकता है? देखिए योगेंद्र जी, अपराध समाज के साथ पैदा हुआ है। जैसे समाज का निर्माण हुआ, जब कभी भी हुआ होगा, तब से झगड़े टंटे और अपराध चलता आ रहा है। पहले अपराध समाज के माध्यम से सुलझाए जाते थे, फिर देखा कि समाज के बस की नहीं तो फिर कानून बने, और कानून से अब ये चल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये 5 साल के लिए आते हैं, फिर दूसरा राजनीतिक दल आ जाता है। ये पता नहीं क्या बात है, पुलिस को अपनी समझने लगते हैं। जैसे चाइना में, चाइना की जो पार्टी है उसकी मिलिट्री है, वो चाइना की मिलिट्री है, तो ये हर 5 साल में अधिकारी तो वही रहते हैं, पुलिस वाले भी वही रहते हैं, लेकिन ये अपने सिर उसको चीज़ को ओढ़ लेते हैं कि साहब ये हमारी वजह से हुआ है, ये उनकी वजह से अपराध हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अपराधों में कमी बेसी हो सकती है, ये राजनीतिक दल के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो डीजी है, सेक्रेटरी हैं, अगर ये दृढ़ शक्ति रखेंगे तो अपराधों में कमी आती है। अब आप देखिए, जो कांग्रेस शासन में अपराध थे, मेरे ख्याल से गहलोत जी को पुराने और अभी के चार्ट सामने रख के बात करनी चाहिए, तब तो बात होती है। अब ऐसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को धमकी दे दी, 5 बार दे दी, उप मुख्यमंत्री को दे दी, और ईमेल आ रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। इसको देख करके हम अगर ये कह देते हैं या वैशाली नगर में वो लूट हो गई, तो आप देखें कि इस प्रकार की लूट तो भाई कांग्रेस शासन में भी तो हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके शासन में इस तरह की लूट नहीं हुई हो, खसोट नहीं हुई हो, या दंगे फसाद नहीं हुए हो।
मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जो मेरा अंदाजा है कि 2023 में सांप्रदायिक दंगे 10 हुए और 2024 में 3 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो मेरे पास, मैं तो अखबार के माध्यम से ही टटोलता हूं। तो इस प्रकार की चीज देखिए। और आप देखिए लूट के अंदर जो 2024 है उसमें लूट में 9.82% गिरावट है और डकैती में 15.7% गिरावट है। अब ये जो गिरावट आती है तो भाई ये तो आंकड़े आते हैं, अब इसको आप कैसे भी ले सकते हो। लेकिन पॉक्सो एक्ट में महिलाओं के जो अपराध हैं उसके संबंध में आप देखिए कि पॉक्सो एक्ट में 7.12% बढ़ोतरी है और इसी प्रकार से जो बलात्कार के मामले हैं उसमें 10.12% बढ़ोतरी है। तो इस तरह से बढ़ोतरी कुछ क्षेत्रों में होती है और कुछ क्षेत्रों में कमी होती है। लेकिन बात यह है कि गहलोत जी साहब का यह कहना था कि साहब बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये ऐसा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। पुलिस वही 5 साल पहले ये थी और यही 5 साल बाद अभी भी पुलिस यही है। लेकिन कंट्रोल की बात है। लेकिन आप अगर मेरे से चाहते तो मैं पूछ ले, इनके 2019 से 23 तक के आंकड़े ला सकता था, लेकिन 23 और 24 का ही है तुलनात्मक। तो जो मैंने अंदाजे से अध्ययन किया उसके हिसाब से मैंने बताया है। और इसके अंदर इस प्रकार की टिप्पणी करना कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है और ये इस तरह की बात हो गई। पहले भी लूट होती थी, डकैतियां होती थी, पहले भी कड़े पैर काटे जाते थे, कड़े निकलते थे, वो अब भी निकल रहे हैं, पहले भी निकलते थे। तो इस तरह की कोई नई बात नहीं है। और मेरा ये सबमिशन है कि इस सरकार में और उस सरकार में थोड़ा बहुत अंतर आया है कि इनके समय में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास किया है तो वो ठीक किया है। लेकिन पुलिस तो पहले भी पिटती थी, अभी भी पिटती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पिट रही है। अभी भी सीकर के अंदर जसवंतगढ़ में 12 पिट के आए थे टनाटन, बूंदी में पिट लिए। तो ऐसे तो पुलिस ये होता रहता है, लेकिन ये हिकमत अमली है और ये जिस तरह से अगर सरकार इसको मजबूती से रोकना चाहेगी तो ये रुक जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी संदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सरकार कोशिश कर रही है, अभी जोशी साहब कह रहे हैं कि तुलनात्मक आप देखें आंकड़े जो आए हुए हैं उसमें, ये सरकार के आंकड़े हैं, उसमें अपराधों में कमी बताई जा रही है। खासकर गंभीर अपराध, डकैती, लूट, इनकी बात की जा रही है। और रही बात पुलिस पे पिटने और पीटने की, तो ये पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। फिर सवाल क्यों उठ रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जो भाजपा जो सत्ता में आई थी वो ये कहते हुए आई थी कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। यानी जो आपराधिक जो गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए वादे करके आई थी जनता से। उन्होंने वादा किया था कि अब चाहे अपराध किसी भी नेचर का हो, चाहे वो डकैती का हो, चोरी का हो, चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ का हो, चाहे बलात्कार का हो, इन्होंने लगातार चुनाव में एक मुद्दा बनाया था कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। आप 1.5 साल में देख लें, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री को शायद देश में ऐसे कम ही मामले होंगे जो लगातार 1.5 साल में मुख्यमंत्री महोदय को 3 बार धमकियां दे दी गई हैं जान से मारने की। वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, तो ये काफ़ी सरकार की कार्यशैली पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। आप देखें कि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप रात को ही देखें कि डिप्टी एसपी की खुद की गाड़ी को जला दिया। तो इसलिए अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार लगातार इनमें विफल होती जा रही है। अभी सीकर में भी पुलिस पिट के आई है, घटक नेत्र का जो मामला था अजीतगढ़ क्षेत्र का, उसमें बाद अभी जोशी जी बता रहे थे कि 12 में भी पिट के आई है। तो ये सरकार का फेल्योर है। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को जेल से धमकी दी जा रही है, जांच नहीं हो पा रही, कहाँ से मेल आया, किसने मेल की, किसने धमकी दी, क्या मामला हुआ, यही नहीं खुल पा रहा। तो आप निश्चित रूप से सरकार फेल है इस मामले में। और जहाँ तक अपराधों की संख्या की बात है, बढ़ोतरी है। आप देखें कि जो आंकड़े हैं वो लगातार इनके, आप देखें अपहरण के मामलों में 112% की बढ़ोतरी हुई है, मारपीट के मामले में 16.5% की बढ़ोतरी हुई है, दुष्कर्म के मामलों में 1.82 की बढ़ोतरी हुई है, हत्या के मामले बढ़े हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगातार इन मामलों की बढ़ोतरी होती जा रही है। और राजस्थान का तो अभी अखबार में आया था कि स्थायी भगोड़े और वारंटियों का तो सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। तो निश्चित रूप से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, एक दूसरे पे ये टालम टोली नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस में ये हुआ था और हमारी सरकार में ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वादे के साथ ये आए थे कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, उसको मूल
रूप देना चाहिए। निश्चित रूप से भय व्याप्त होता है, अपराध रोके जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि अपराध नहीं रोके जा सकते। सरकार की इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से, मगर यहाँ पर तो बजरी माफियाओं को एक तो बढ़ावा दे रहे हैं, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी की जो बातें करके आ रहे थे कि हम नौकरियां देंगे, वो देने में विफल हो रहे हैं, तो बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रहता है अपराध बढ़ने में। तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। जिन मुद्दों पे ये सरकार सत्ता में आई थी उस पर विचार करने की जरूरत है, अन्यथा आज का जो 1.5 साल का इनका जो पीरियड है उसमें निश्चित रूप से ये सरकार फेल है। आप इसमें मैं वापस उसी बात पर आना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को 3 बार धमकियां दे दी गई है, उप मुख्यमंत्री को दे दी गई, मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं यहाँ राजस्थान के। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई पर्ची की सरकार है तो लगातार इस हिसाब से कि एक मुख्यमंत्री जी को टारगेट करके इस प्रकार की धमकी दी जा रही, तो आम आदमी का क्या होगा। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए और भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। चलिए अशोक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस का आरोप है कि एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया था और हमारे लिए एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन घटनाएं लगातार हो रही हैं और हमसे ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या अब सहेगा राजस्थान, ये कांग्रेस का कहना है। देखो योगेंद्र जी, आप देखें कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई और आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी बने, उसके बाद में आप देखेंगे कि अपराध का यदि 23 का 24 का तो आंकड़ा मुझे जो जोशी जी ने पूरा बता दिया कि बीजेपी की सरकार है उसमें अपराध कम हुए। जहां तक ये घटना की बात है, इस घटना के अंदर आप देखिए कि यदि किसी को घरेलू काम करने वाले लोग हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से किसी के थ्रू लिया गया है, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कोई भी सरकार हो उनकी भी रहती है कि हम किस प्रकार के लोगों को हम रख रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी है कि अपराध होना और अपराध होने के बाद में जो एजेंसियां हैं पुलिस वाली, वो क्या कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई में तत्परता यदि नहीं आती है तो आप उसमें आक्षेप लगा सकते हैं, कोई अपवाद स्वरूप हो सकता है। दूसरा ये करूँगी यदि अनुसंधान में समय कितना लगता है। यदि 2019 की हम बात करें तो उसमें 137 डे लगता था जब कांग्रेस की सरकार आई। अब 71 दिन के लगभग अनुसंधान पास्को एक्ट के अंदर हम करने लगे। दूसरा आता है कि सजाएं यदि कोर्ट से आप प्रोसिक्यूशन आपका सही रखेंगे और विटनेस को आप जल्दी जल्दी बुला के करवाएंगे, उनका विटनेस करवाएंगे, तो हम सजा का पैमाना अपराधियों के लिए ज्यादा करेंगे। उसमें 18% की वृद्धि करिए। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, सजा का पार्ट हो गया, और दूसरा आता है कि लूट, डकैती, एक्सटॉर्शन और चोरी। इन चारों ही क्षेत्र के अंदर आज वर्तमान में देखेंगे इन 1.5 साल के अंदर अपराध में कमी आई। किसी भी सरकार की हम तुलना करें तो दोनों के आंकड़े देखकर हम तुलना करते हैं, और वो आंकड़े हैं जो डीजी के द्वारा निकाले जाते हैं। उनके साइट में, आप पुलिस की साइट में देख लीजिए, चाहे हम विपक्ष में थे तब भी उनका हम उन आंकड़ों को हम प्रस्तुत करते थे कि इन आंकड़ों के द्वारा जो इनकी सरकार थी तब भी आते थे और भाजपा की सरकार है तब भी आते हैं। उन आंकड़ों का यदि आकलन करते हैं तो उन आंकड़ों के अंदर अपराध कम हुए हैं भाजपा सरकार के अंदर। मैं कह रहा हूं कि अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन तुलना करेंगे तो तुलना के अंदर कांग्रेस की ज्यादा आएगी। दूसरा ये आता है कि आदतन अपराधी जो थे, जो वारंटी जो अपराधी थे, क्या उनके लिए कि सरकार ने आकर के अभियान चलाया नहीं चलाया। हमने 3 बार के लगभग अभियान चलाए। उन 3 बार के अभियानों में जो कई सालों से वारंटी थे, जो अरेस्ट नहीं होते थे, उनको अरेस्ट कराया गया और कानून की प्रक्रिया के अनुसार उनका जो ट्रायल जो चलना था वो आज वर्तमान में ट्रायलें चल रही है। दूसरा आता है मादक पदार्थों की तस्करी। उसमें क्या सरकार ने, भाजपा सरकार ने, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने, उनके नेतृत्व की सरकार ने क्या मादक पदार्थों के अंदर तस्करी का एक ऐसा जो नेटवर्क जो बढ़ता था, जो लोग एक स्टेट से या दूसरे स्टेट से लेके आते थे, उसमें कम किया। दूसरा, शराब की जो तस्करी होती थी उस तस्करी का काम करने का इस सरकार ने काम किया। दूसरा आता है कि सांप्रदायिक दंगे, जैसे जोशी जी ने बताए, जो उन्माद जो फैलाते थे और जो जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती थी, अब त्वरित कार्रवाई की जाती है कि शांतिपूर्ण सौहार्द सभी समाज, सभी धर्मों में बना रहे। और जहां तक कानून व्यवस्था की मैं बात करूं, कानून व्यवस्था के अंदर अब कई जिले थे जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ी, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनमें त्वरित कार्रवाई करी है। उसके लिए सरकार ने ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया जो कांग्रेस के समय बहाना बनाते थे कि कोई
सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें विशेष धर्म के लोग आकर के छतों पर अपने रख करके और पत्थरबाजी करते थे। क्या आज भजनलाल जी की सरकार में ये ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है या कोई छत पर रखने की हिम्मत करता है? उनकी जांच होती है। तो ये कहते हैं सरकार का इकबाल होता है और सभी के लिए समान रूप में होता है। और जहां तक महिला अपराध की बात करूं, जो महिला अपराध के लिए कांग्रेस के समय था बड़ा ग्राफ बढ़ रहा था, उस ग्राफ के अंदर 10-10.5% की कमी आई है। एक्ट्रोसिटी जो हमारे दलित भाइयों के खिलाफ जो होती थी, उनके केसों में भी कमी आई है। तो कांग्रेस थोड़ा अपने आईने में झांके और ये देखिए कि जो सदन में बैठ करके महिलाओं को प्रति उपहास करते थे और उनका एक अपमान करने की बात करते थे कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए तो बलात्कार हो जाता है, छोटी छोटी बातें होती है, तो ये अपराध बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी विचार करने वाले लोग जो सदन में बैठे थे, कांग्रेस के लोग बैठे थे और जो उपवास उड़ाते थे जो महिलाओं के बारे में, तो ये सरकार ने तो सारा काम करना स्टार्ट किया है, उस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है जो पीछे रह चुका था। जोशी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बार नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं, मैं वसुंधरा जी की सरकार के वक्त से ही देख रहा हूं। जनरली ये माना जाता है जो स्थितियां देखी जाती हैं, अपराध बढ़ता है, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन वसुंधरा जी के वक्त पे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से जब तुलना की गई तो कहा गया कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पिछली गहलोत सरकार वसुंधरा से तुलना करती थी तब बताया जाता था कि अपराध कम हुआ है। अभी आग भी आंकड़े बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के टाइम पे भजनलाल की सरकार में आंकड़े कम हुए। लेकिन आप देखते हो अखबारों के पन्ने कैसे भरे रहते हैं। फिर ये आंकड़े एक मैकेनिज्म है पुलिस का या फिर क्या है? ये सरकारों के हिसाब से तो आंकड़े डाउन जा रहे हैं लेकिन अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही। अगर कई मोहल्ले, पड़ोस, सड़कों की व घटनाओं की भी आप बात करेंगे तो आप देखिए पहले क्या घटनाएं होती थी, आज कितनी घटनाएं हो रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, जब बड़े व्यक्तियों के या बड़े स्तर पर जो अपराध होने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को 4 बार धमकी दे दी, उप मुख्यमंत्री को धमकी दे दी, आईएएस को धमकी दे दी, ईमेल आ रहे हैं लगातार, स्कूल को ईमेल से धमकी दे दी। जब इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं ना, तो ये अपराध IT एक्ट का अपराध है। और जब ये घटना होने लगी कि साहब मुख्यमंत्री जी को धमकी दे दी 5 बार 4 बार, तो भाई ये गंभीर विषय है। अगर उन्हीं को धमकी दे दी तो बाकी जनता क्या करेगी? और इस प्रकार के जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उन अपराधों को रोकना ही नहीं, उनको बिल्कुल जड़ से रोकने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए 2023 में हमारी इंडियन पेनल कोड चालू था, अब 2024 में BNS लागू हो गया। अब फर्क क्या आ रहा है पता आपको, कि 7 साल से कम के अपराधों के लिए FIR दर्ज करना कंपलसरी नहीं है। उसमें FIR दर्ज करने के लिए 14 दिन का टाइम वो SHO ले सकता है। तो पहले जो अपराध दर्ज होते थे वो 7 साल से कम के अपराधों में भी FIR दर्ज होती थी। अब क्या हुआ कि जब 2023 के बाद में जो BNS लागू हुई है, अब 2024, जब ये 2024 खत्म होगा और जब उसका एनालिसिस करेंगे ये के साथ 2024 और 25 का, तब पता चलेगा वास्तविक स्थिति का। तो पिछले से 2023 से नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि IPC ऑफेंस और BNS के ऑफेंस में दर्ज करने में अंतर है बहुत बड़ा, और वो अंतर बहुत बड़ा है। आप देखिए पहले भी कंप्लेंट्स दर्ज होती थी, FIR दर्ज होती थी, लेकिन अब तो क्लियर ही हो गया 7 साल से कम में FIR दर्ज होने की जरूरत नहीं है। अगर दर्ज करने की आवश्यकता है तो करे, नहीं करने की आवश्यकता है तो क्या होता है, कई बार परिवादी और आपस में समझे हो जाते हैं, कोई क्या हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, इसलिए कम होते हैं। मेरा ये कहना है, हर सरकार इन आंकड़ों में, देखिए हमने भी थानादारी करी है, हम भी कोशिश ये करते थे कि हमारे थाने का रिकॉर्ड खराब नहीं जावे, तो हम उस रिकॉर्ड में कई बार किन्हीं धाराओं को खोल के, कई बार किन्हीं धाराओं को जोड़ के, कई को क्या करते थे, कई को क्या करते थे। आज भी लोग जो पुरानी 107, 151 की जो धारा है, जो अब 160, 170 है, अभी आप देखिए उसमें क्या 170, उसमें क्या होता है, अपराध तो हो चुका, फिर 117 बंद कर दिया। अरे भाई अपराध हो गया तो मुकदमा दर्ज करो ना। तो ये जो घालमेल है, ये हर सरकार के समय में होता है। अपराधों में ऊंच नीच जरूर करते हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी ये बताई जाती है कि साहब इतना घालमेल हो जाए, ये नहीं होता। गंभीर प्रकृति की जैसे डकैती है, ये छुपती नहीं है, लेकिन पहले डकैती को खोल के दर्ज कर दिया करते थे। ये मुझे पता है कैसे दर्ज होती थी,
डकैती को खोल के दर्ज कर देते थे। डकैती की धारा एक है, लेकिन उसको 147, 148, 149 यूं करके दर्ज कर दिया करते थे, हुई डकैती है। लेकिन जब मर जाता था तब उसको डकैती में दर्ज करते थे। तो अपराधों को खोल के दर्ज करना, अपराधों को होता क्या है, किस में दर्ज करना, आज भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन वो कहते हैं साहब 7 साल से कम की हम जांच कर रहे हैं, अगर ये पाया जाएगा तो मुकदमा दर्ज करेंगे। अच्छा, अशोक गहलोत जी साहब ने ये कह दिया कि साहब मैंने तो फ्री रजिस्ट्रेशन, ये क्या है कि फ्री रजिस्ट्रेशन का एक जुमला दे दिया। अब इस जुमले को क्लियर कौन करे? क्लियर नहीं कर सकता कोई भी। कंप्लेंट्स तो वही दर्ज हो रही थी, अगर आप कंप्लेंट्स और एफआईआर को जोड़ देते हैं तो ज्यादा हो जाती है वैसे ही। अब उन्होंने कहा नहीं, अपन ऐसा करो फ्री रजिस्ट्रेशन का नाम दे दो, तो दर ज्यादा हो रही है साहब फ्री रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पहले नहीं होता था फ्री रजिस्ट्रेशन। तो मैं ये कहता हूं कि अगर फ्री रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा है, तो 2019, 20, 21, 22, 23 इनके अंदर क्या होना चाहिए था? फिर अगर मान लो फ्री रजिस्ट्रेशन है तो इसमें क्या होना चाहिए था? इनमें भी तो अंतर है कि नहीं है? तो बात ये नहीं है कहने की, ये है कि सरकार अपने अपने समय में अपराधों की व्याख्या, अपराधों की गंभीरता को अपने अपने समय के अनुसार व्याख्या करती है। ये उचित नहीं है, इसके अंदर पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। और जब कोई मुख्यमंत्री महोदय इस प्रकार की बात बोलते हैं तो उनको अपने समय के चार्ट सामने रखने चाहिए, और दूसरे मुख्यमंत्री बोलते हैं तो उनको भी अपने चार्ट सामने। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ईमेल से संबंधित जो घटनाएं हो रही हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है मुख्यमंत्री से संबंधित, आज ये घटनाएं नहीं हो तो इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। बाकी लूट तो पहले भी हो रही थी, कड़े तो पहले भी कट रहे थे, गोलियां पहले भी भिवाड़ी में चल रही थी, सब काम हो रहा था, कहीं ऐसा नहीं कि रुक गया था। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और जितना फर्क पड़ता है उसके आंकड़े अगर आपको सही लेने हैं तो वो PHQ करेक्ट आंकड़े बताएगा, क्योंकि अखबारों के आंकड़ों में फर्क होता है, कोई गूगल से निकालते हैं आंकड़ों में फर्क होता है। इसलिए अगर आपको करेक्ट आंकड़े चाहिए तो पिछले 2023 और 24 की तुलना आसानी से की जा सकती है। चलिए संदीप जी, आपके पास में आना चाहूँगा कि तुलना करने तो सारे चार्ट सामने होने चाहिए, और जोशी साहब का कहना है कि कुछ चीज़ें बदली हैं, उसके कारण से भी मुकदमे कम हैं। आपके टाइम पे कहा जा रहा था कि मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य है, जांच का विषय है कि उसके बाद में आप जो जिस भी स्थिति में जाना, लेकिन मुकदमे होने चाहिए। और आपकी सरकार यही कहती थी कि मुकदमा दर्ज करना कंपलसरी है, अगर कोई परिवादी आता है तो, वादी आता है तो। देखिए योगेंद्र जी, इस जो अपराध है, जो अपराध को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए अपराध का। इसमें क्या है कि समाज को और हमारे को असुरक्षा मिलती है और अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा पिछली सरकार में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। देखिए, सरकार जो भी सत्ता में होती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है समाज को भय मुक्त और अपराध मुक्त वातावरण देने की। अब जो भाजपा सरकार सत्ता में है, इनको भय मुक्त वातावरण देने की पूरी जिम्मेदारी है, मगर यहाँ पर ये फेल होती दिख रही है। अब नहीं सहेगा राजस्थान, इनका स्लोगन फेल होता दिख रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता बटोरने के लिए इनका स्लोगन था। आप देख लिए मुख्यमंत्री जी को घटना ईमेल से इनको धमकियां मिल रही है। बहुत ही संगीन मामला है ये, ऐसा मामला है, साधारण मामला नहीं है। आम आदमी को तो ये बिल्कुल अपराधी फिर बख्शेंगे नहीं है इस हिसाब से। तो दूसरी बात, आपकी बात में मैं आ रहा हूँ कि जो हमारी सरकार ने जो किया था कि हर मुकदमे में, हर शिकायत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, निश्चित रूप से ये इसी वजह से दिया गया था कि पहले अपराधियों के खिलाफ जो परिवादी था उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता था, उसकी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते थे। मगर हमने ये व्यवस्था दी कि अगर कोई परिवादी लेके आ रहा है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, और वहां पर थाने में नहीं होती है तो ASP के यहाँ पर भी दर्ज हो सकती है। ये इसी वजह से दिया गया था कि अपराधी कोई भी हो, चाहे कितने रसूख का हो, कितने बड़ा आदमी हो, अगर उसने अपराध किया है एक असाधारण आदमी के साथ या आम आदमी के साथ, तो उसका मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मुख्य उद्देश्य यह था, ये नहीं था कि मात्र आंकड़े गिनाने के लिए नहीं था ये। अब आप देखें कि राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अब नैतिक जिम्मेदारी इनकी है, सरकार में ये है, सत्ता में ये है, इनको देना पड़ेगा, ये भय मुक्त वातावरण इनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आपने ये किया था, आपने ये किया था, अभी भी हम ही कराएं। बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है कि अब तो इनकी अभी भी हम थोड़ी कराएंगे। हाँ, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इनको अपराधियों को रोकना चाहिए। जिस हिसाब से लगातार आप देखिए बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक डिप्टी की पर्सनल गाड़ी को उन्होंने जला दिया, तो आप देखिए कितने बड़े स्तर पे इनके हौसले बढ़ रहे हैं अपराधियों के। योगेंद्र जी चलिए, मैं एक बार अशोक सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। मैं इस बीच एक बात जरूर कहना चाहूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, 2-3 चीजें बड़ी ऐसी होती है कि जैसे कहा जाता है ना कि ये उपजाऊ जमीन है, इसमें तो कुछ भी बीज डालोगे तो खेती कटेगी, बढ़िया कटेगी।
अपराध, महिला, युवा, बेरोजगार, किसान, ये ऐसी फसलें हैं सियासी जिनको कभी भी आप काट सकते हो। नींद में भी अगर किसी नेताजी से पूछो साहब अपराध पे क्या कहना, तो लंबा चौड़ा बोल देंगे, वो किसी पार्टी के हो। ये वो चीजें हैं जो एक सरकार के खिलाफ एक ऐसा जनमानस भी तैयार कर देता अगर विपक्ष सही तरीके से चलता है तो। और छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, उसको पब्लिक के जहन में इस तरह से उतार दिया जाता है कि पता नहीं भयंकर हो गया कुछ, अब नहीं सह सकते। तो ये सभी सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए अपराध को एक खिलौना बनाया हुआ है, लेकिन अब ये कैसे रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, ये राजनीतिक दल तय करेंगे, क्योंकि उन्हीं की चुनी हुई सरकारें होती हैं। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अपराध पे सियासत करने से ज़्यादा इस पे गौर करना चाहिए कि वाकई कई माफिया तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी कमाई की पूंजी लगा रहा है और वो कहीं परेशान तो नहीं है, उसकी बात में सच्चाई है कि नहीं है। अगर कोई थाने पे जा रहा है उसकी दहलीज पे, तो उसके साथ में पीड़ित पक्ष के साथ में रेस्पेक्ट से व्यवहार होना चाहिए, सुना जाना चाहिए। अगर एफआईआर के केस भी मुख्यमंत्री तक पहुंचे, थाने की न्याय का केस भी अगर मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बड़ी विकट स्थिति होती है किसी भी प्रदेश की और किसी भी सरकार की हो। जन सुनवाई में अशोक गहलोत साहब के पास भी थाने की चीज़ें जा रही हैं और अभी जो जानकारी मिलती है भजन लाल जी के टाइम पे भी जा रही हैं। तो अशोक जी आपके पास में आना चाहूँगा, सिचुएशन अगर ऐसी हो, थानों की चीज़ें भी अगर मुख्यमंत्री तक पहुँचे, वो गृह मंत्री के नाते नहीं, वो मुख्यमंत्री के नाते पहुँचती हैं, तो लगता है आपको कि हाँ वास्तव में इस पे राजनीति की बजाय कुछ चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं न्याय मिल पाता है पीड़ित को? देखो, पुलिस का काम पहले भी मैंने बताया और जोशी जी ने बताया, और अपना इस सार्थक बहस में भी आया कि एक भय अपराधियों में हो और जो परिवादी आए भयमुक्त होकर के अपनी बात उनको कहे और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे। और जिस प्रकार से कई अपराध हैं जो 7 साल के हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं एक और बात बताऊंगा आपको, जैसे साइबर अपराध है, और राजस्थान के अंदर आप देखो इन 5 साल के अंदर ही आप देखो कांग्रेस सरकार थी, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस की कटाक्ष की बात नहीं कह रहा, मैं कैसा साल था उसमें साइबर अपराध बढ़ रहे थे, लोगों की गाड़ी कमाई को निखार के ले जाते थे। 2024 में 259 करोड़ रुपए लोगों के वापस पॉकेट दिलाने का काम किया है इस सरकार ने। और कांग्रेस के समय बता दें कितना पॉकेट दिया इन्होंने, निकाल के दिया, लोगों से लिया। बल हाँ, साइबर अपराधी थे जो मेवात क्षेत्र में देख लीजिए जाके रुक जाते थे, उनको पकड़ने का काम इस सरकार ने किया। तो मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव सोच के साथ एक सरकार चल रही है और उस सरकार के साथ में आप एक पॉजिटिव व्यू भी रखिए, क्योंकि पुराने आंकड़ों का दिखाना हमारी सरकार, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मान रहे हैं। लेकिन हर चीज के लिए आप कहना कि साहब ये तो इस सरकार ने ये किया, किसी मुख्यमंत्री पर आप कटाक्ष करो साहब, उनको ईमेल से धमकी मिली। पूरे देश में 80,000 तो राजस्थान में शरण ले रखे हैं, आप कौन सी बात करते हैं? आप आंकड़े देखिए, 1 लाख भगोड़े में से 80,000 राजस्थान में शरण दे रखी है। चलो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, आप हाँ बोल लीजिए, बोल रहे ना, आप कह रहा हूँ। देखो कि पहले भी ये आता था कि राजस्थान के अपराधी कहां से ज्यादा यूपी के अपराधी राजस्थान में आ गए, ये कहावत थी कांग्रेस सरकार के अंदर। क्यों? यूपी में चला डंका तो यूपी क्या है, राजस्थान के अंदर शरण स्थली बनी। शरण स्थली को निकालने का काम किया इस सरकार ने किया, आपने मनाया। जहां तक आपने कहा बघोड़े की बात आई, बघोड़े आप किसको कहोगे? जो वारंटी हैं, कोर्ट के थ्रू वारंटी है, और जो मुलजिम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में किसी ने लिखाया हो, या किसी चोरी डकैती या लूट में या किसी अन्य अपराध के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के द्वारा उनसे गिरफ्तार नहीं हो, उन अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम हमने किया है। वो विद आंकड़े के लिए मेरे पास पड़े, मैं आंकड़े आपको बता दूंगा, आपसे आंकड़े ज्यादा मिलेंगे। आपने कहा कि 1 लाख, आपके समय के मैं भी आंकड़े बता दूंगा, आपने कितने गिरफ्तार किए उन लोगों को, वारंटियों को। कोर्ट के वारंटियों का यदि आप कंप्लाइंस नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश का पालना नहीं करवा सकती वो सरकार, वो कांग्रेस सरकार थी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। अपराध राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और हर राज्य में, हर सरकार में होता है। और मैं तो कहूंगा कि विदेशों में भी कई बार हम देते हैं खबरों में, तो किसी भी देश की सरकार के लिए आंकड़े तो क्या उसमें, लेकिन ड्रग माफियाओं की बात करेंगे, कुछ गैंग्स की बात करेंगे, लुटेरों की बात करेंगे, तो ये वो तस्वीर पेश कर देती है कि वाकई वहाँ चिंता का विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि अपराध पे लगाम लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पुलिस को फ्री हैंड दीजिए, कोई एसएचओ के पोस्टिंग में दखल नहीं हो, कांस्टेबल तक के लिए डिजायर लिख देते हैं एमएलए कि नहीं साहब ये मेरा रिश्तेदार है उसको वहाँ भेज दो। रेंज आईजी मजबूत और मेरिट्स पे अगर पोस्टिंग होती है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मुझे लगता है कि राजनीति का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन बस सरकारों की विल पावर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये साहब उस जिले का एसपी उस सरकार के टाइम पे था, या उस जिले का कलेक्टर था, या उस रेंज आईजी में था, या कमिश्नर था। अगर रिजर्व करता और मेरिट्स पे अगर उसकी पोस्टिंग होती है तो करनी चाहिए, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।